योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय। लेना हुए सो लेना हुए सो लीजे मार भाईड़ा रे लेना हुए सो लीजे मारा भाईड़ा रे अब आई तो ले बड़ की ये बेला रे साधो मान को जना हीरो हाथ में आवे फिर भटकत 84 फेरा रे साधो एणो रतन हीरो हाथ में आवे रे लेना हुए सो ज्ञान कठे नर रहनी नहीं रहता रे ज्ञान कठे नर रहनी नहीं रहता रे अब बिन तो रहनी कैसा ज्ञान आवे साधो मन पर मोद सके नहीं अपनो रे फिर और आंसू पूछे रे और आंसू पूछे रे ज्ञाना वे साधो मान को जन्म हीरो हाथ में आवे रे लेना हुए सो लीजे मार भाईड़ा रे।
तव जननं कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर कालकाल योगेश्वर कालकाल। नमस्कारम, सभी को नमस्कारम। तो हमारे अस्तित्व के दो मूलभूत आयाम समय और ऊर्जा। चलिए समय की बात करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इसी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लॉकडाउन, अरे 2 और हफ्ते। तो जैसा कि कई तरीकों से हमने ये कहा है, एक इंसान के लिए समय बहुत कम है। केवल वो व्यक्ति जो इंसान होने का क्या अर्थ है उसकी प्रकृति की खोज नहीं करता है, केवल उस व्यक्ति के लिए ये बहुत अधिक समय है। लेकिन अगर आप इंसान होने के आयाम की खोज करते हैं तो दिया गया समय बहुत ही क्रूर तरीके से कम है। इस बात का ज्यादातर लोगों को एहसास सिर्फ तभी होता है जब मौत का पल आता है। एक बार ऐसा हुआ जब कावेरी पूरे प्रवाह में बहा करती थी। एक दिन शंकरन पिल्लई नदी में गिर गए और डूबने लगे। वो मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन नदी भरी हुई थी। कोई भी अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। वो सब देख रहे थे। अगर वो आसान होता तो वो उन्हें निकाल लाते, लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा था। उनकी पत्नी चिल्ला रही थी। फिर वो पानी में नीचे चले गए और जब वो ऊपर आए तो वो चिल्लाए, जो कोई भी मेरी जान बचाएगा मैं उसे 1 करोड़ दूंगा। फिर 2 जवान लड़कों ने एक दूसरे को देखा और कहा क्यों नहीं, और वो नदी में कूद गए। वो गए और उन्हें बाहर खींच लाए और उन्होंने कहा ठीक है, अब आप जिंदा हैं, 1 करोड़। शंकरन पिल्लई ने कहा 50 लाख। लड़कों ने कहा आपने 1 करोड़ कहा था, लेकिन मैं केवल आधा डूबा था। मैं पूरी तरह से नहीं डूबा था, मैं केवल आधा डूबा था, मैं ऊपर भी आ रहा था। तो अगर आप मुर्दे को निकालते हैं तो आपको 1 करोड़ मिल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आपके पास जितने भी करोड़ हैं आप उसे पीछे छोड़कर चले जाएंगे। आपको कभी भी कोई अंतिम संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। जिसे भी आप जानते हैं, कोई व्यक्ति जो मर जाता है, आपके दोस्त रिश्तेदार, आपको हमेशा जाना चाहिए।
भारत में ही अनिवार्य है। भले ही आप शादियों के लिए ना जाएं, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम, कोई बात नहीं। जब मौत होती है तो आपको वहाँ होना ही चाहिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखेंगे कि कल ये आदमी पूरी तरह से सक्रिय था, अचानक वो ऐसा बन गया है। आप उसे सोना दिखाइए, हीरा, उसकी जो भी पसंदीदा खाने की चीज़ें हैं, उसकी पत्नी रोती है, उसके बच्चे रोते हैं। वो एक योगी हैं। समस्या केवल यह है कि वो मर चुके हैं। उन्हें ऐसा थोड़ा पहले करना था। थोड़ा पहले अगर वो इस तरह से हो सकते कि कोई भी चीज़ उन्हें हिलाती नहीं है, फिर वो एक इंसान बन जाते हैं। एक इंसान होने या ह्यूमन बीइंग होने का मतलब बस यही है कि आप जानते हैं कि कैसे होना है। कोई और चीज़ ये तय नहीं करती कि आप कैसे हैं। कुछ और, भौतिक या कुछ और, ये तय नहीं करता कि आप कैसे हैं। आप एक बीइंग हैं। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि हाउ टू बी, यानी कैसे होना है। हम जिस तरह के खेल खेलते हैं, हम खेलते हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ खेलना पड़ता है। आप वो खेलिए जो आपको पसंद हो। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको किस तरह का खेल खेलना चाहिए, लेकिन जब कोई भी चीज़ आपको हिलाती नहीं है, फिर आप उस तरह का खेल खेलेंगे जो उपयोगी है, किसी न किसी तरह से आपके आसपास के जीवन के लिए अच्छा है। क्योंकि वैसे भी आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समय ये नहीं जानता कि आप कब पैदा होंगे। समय सिर्फ एक निर्मम पहिया है जो बस घूमता रहता है। इसे पता नहीं है कि आप कब पैदा होंगे। इसे नहीं पता कि आप कब मरेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ज्योतिषी और दूसरे लोग जो मेरी वजह से थोड़ा बहुत व्यापार खो रहे हैं, इन दिनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि समय ये नहीं जानता कि आप कब पैदा होंगे, आप कब मरेंगे। लोगों को लगता है कि ये समय में लिखा है। नहीं, समय एक निर्मम पहिया है, ये घूमता रहता है। ये आप हैं। अपने कार्मिक पदार्थ, अपनी बुद्धि और वर्तमान कर्म के आधार पर अगर आप इसकी सवारी करते हैं, अगर आप पहिए की सवारी करते हैं, तो आपका जीवन का अनुभव शानदार होगा। अगर आप नीचे गिर जाते हैं तो समय रुकेगा नहीं, यह आपके ऊपर से लुढ़क जाएगा। यह किसी भी दूसरे पहिए की तरह ही है। आप ऐसा दुर्भाग्य से कई बार होता है। इसे मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है। मैंने जाकर उसे देखा। मैसूर शहर में, अगर मैं उस इलाके का नाम बताऊं तो शायद कई लोगों को वो घटना याद आ जाए। चामुंडीपुरम में बस टर्मिनस ऐसा है कि बस ऐसे आती है, फिर इसे पीछे जाना होता है और फिर वो घूमती है। तो उन दिनों कंडक्टर हमेशा, यहाँ के भारतीय बस कंडक्टर, वे अपने कान के पीछे एक पेंसिल रखते हैं, एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। वो उसे निकालते हैं और उन्हें एंट्री करनी होती है बस में चोरी या बेईमानी को रोकने के लिए। हर बार उन्होंने कितने टिकट दिए हैं, एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप तक, उन्हें वो चीज़ एक छोटी सी नोटबुक में लिखनी होती है। किसी भी समय इंस्पेक्टर्स आकर जांच कर सकते हैं कि क्या एंट्री की गई है, कितना कैश है, इस तरह की चीज़ें। तो उसके पास हमेशा एक पेंसिल होती है उसके कान के पीछे। तो हर दिन वो ये काम करता है। मैं नहीं जानता कितने सालों से, क्योंकि जब मैंने उसे देखा वो लगभग 40 साल का रहा होगा, तो कम से कम 15 साल से वो कंडक्टर का काम कर रहा होगा। तो बस पीछे जा रही थी। आमतौर पर कंडक्टर और ड्राइवर में एक तरह की आपसी समझ होती है, वो साथ काम करते हैं, ये एक टीम है। तो ड्राइवर बस पीछे ले जा रहा है और कंडक्टर बस कहता है राइट राइट राइट, ताकि वो जाकर किसी को धक्का ना मार दे। तो उसकी पेंसिल गिर जाती है और लुढ़क जाती है। चूंकि उसे हर दिन इसकी आदत है, वो जाकर पेंसिल को उठाने की कोशिश करता है और बस उसके ऊपर चढ़ जाती है। बस उसके कंधे के ऊपर से चली गई। इस घटना के 3 से 5 मिनट के भीतर ही मैं वहां पर था
और मैंने ये देखा कि ये आदमी कुचल गया था उसी बस से जिसकी वो हमेशा सवारी करता है। यही उसका काम है, हर दिन वो इस बस की सवारी करता है। लेकिन अगर आप नीचे गिर जाते हैं तो पहिया रुकता नहीं है, यही समस्या है। ड्राइवर बस को रोक सकता था, वो एक अलग बात है, लेकिन उसे एहसास ही नहीं हुआ। ये आदमी कह रहा है राइट राइट, उसने स्टॉप नहीं कहा, उसने बस उसके ऊपर चढ़ा दी। तो समय की प्रकृति यही है, समय का पहिया घूम रहा है। अगर आप सवारी करते हैं तो ये शानदार है, अगर आप इसके नीचे गिर जाते हैं तो ये आपको कुचल देगा और चलता जाएगा। तो समय खुद कोई चीज नहीं जानता, ये एक निर्दयी ताकत है। लेकिन ये वही निर्दयी ताकत है जो हमारे जीवन का एक मुख्य अवयव है। कम से कम 50% निश्चित रूप से। अगर आप अपनी ऊर्जाओं को अपने हाथों में ले लेते हैं, फिर आप उसे दबाकर समय की हिस्सेदारी या भूमिका को कम कर सकते हैं। आप इसे 40% बना सकते हैं, 30% बना सकते हैं, 20% बना सकते हैं, वरना ये अपनी भागीदारी या अपनी भूमिका को बढ़ा देगा। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपना नियंत्रण खुद नहीं संभाल रहे हैं, तो ये 90% बन सकता है। ऐसे लोग हमेशा ये देखते रहते हैं कि कौन सा अच्छा समय है, कौन सा बुरा समय है, सितारे कहाँ घूम रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि आपने समय को अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनने दिया है। आपने अपनी ऊर्जाओं को अपने हाथों में नहीं लिया है। तो ये एक ऐसा समय है जब आपके पास थोड़ा समय है। बेहतर होगा कि आप इसकी सवारी करना सीख लें। अगर आप इसकी सवारी करना सीख लेते हैं तो आप देखेंगे कि कोई ऐसा जो सवारी कर रहा है, जो लोग लहरों पर सवारी करते हैं, कोई व्यक्ति जो एक लहर पर सवार है, उसके लिए कोई भी लहर पर्याप्त बड़ी या पर्याप्त लंबी नहीं होती, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर आप समय की सवारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि 100 साल 200 साल अगर आप जीते हैं तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप कुचले जा रहे हैं तो हर सेकंड आप आजमाना चाहते हैं? हम आपको किसी चीज से कुचलेंगे, आप बस देखेंगे कि हर सेकंड कितना लंबा बन जाता है। जब आपको यातना दी जा रही हो तब हर सेकंड बहुत लंबा हो जाता है। तब पूरा जीवन बहुत छोटा है। अरे सद्गुरु, आपके लिए हर चीज अच्छी है तो आप इस तरह से बात कर रहे हैं। क्या आप मेरे पति, मेरी बीवी, मेरी सास, मेरे बॉस को जानते हैं? मेरे ख्याल से आमतौर पर वो सारे अभी आपके साथ नहीं हैं। हो सकता है कि आप उनके साथ फंस गए हैं। ये उनके बारे में नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। लोग होते हैं, हर तरह के लोग। मैं ऐसे लोगों से अनजान नहीं हूं, मैंने ऐसे तमामों लोग देखे हैं हमेशा, ठीक है? मेरे लिए ये नई बात नहीं है। जो लोग दुष्टता भरा बर्ताव करते हैं, दुष्टता भरी चीजें करते हैं, वो मेरे लिए नए नहीं हैं और उन्होंने मुझे छोड़ा भी नहीं है। इतने सालों के बाद शायद थोड़ी दूरी है, वरना आप जितनी भी किस्मों के दुष्ट इंसानों से मिल सकते हैं, मैं उनसे राह में मिला हूं। बात बस इतनी है कि मैंने उनकी दुष्टता को खुद के ऊपर चिपकने नहीं दिया। बस मैंने अपने परमानंद को उनके ऊपर चिपकाने की कोशिश की। उनमें से कुछ को मिला, उनमें से कुछ को नहीं मिला, लेकिन मैंने उनकी दुष्टता को अपने ऊपर चिपकने नहीं दिया, बस। और आपके पास भी यही विकल्प है। सुखद परिस्थितियां होती हैं, दुखद परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी बहुत बुरी परिस्थितियां होती हैं। ऐसा होता है। तो क्या आप ये तय करेंगे, जिस भी हद तक आपके लिए संभव हो, कि आप किस प्रकृति की परिस्थितियों में प्रवेश करेंगे, या आप परिस्थितियों को ये तय करने देंगे कि आप जो हैं उसकी प्रकृति क्या है? हर ह्यूमन बीइंग के पीछे यही सवाल है, वरना हम बीइंग को निकाल देंगे। हम आपको ह्यूमन क्रीचर यानी इंसानी प्राणी कहेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक उपयुक्त शीर्षक है। अगर कुछ और तय करता है कि आप कैसे हैं, तो जाहिर है कि आप एक क्रीचर हैं, आप एक बीइंग नहीं हैं। तो ये 15 दिन सरकार बहुत उदार है। देखिए, लॉकडाउन का ये विस्तार
ये दुनिया में हर जगह है, लेकिन उदाहरण के लिए भारत में, क्योंकि हम यहाँ हैं, भारत में ये एक बहुत बड़ी आर्थिक और राजनीतिक कीमत के साथ हो रहा है। ये करने के लिए कोई लोकप्रिय चीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत समझदारी भरी चीज़ है। क्या 15 दिन काफ़ी होंगे? हम नहीं जानते। अगर हर कोई, इस देश का हर नागरिक 15 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन करता है तो ये निश्चित रूप से काफ़ी है। लेकिन कुछ आज़ाद उग्र लोग हैं, उनकी वजह से हमें नहीं पता कि ये काफ़ी होगा या नहीं। लेकिन कुछ समय बाद, चाहे ये काफ़ी हो या ना हो, वैसे भी वो इसे खोल देंगे, शायद चरणों में, लेकिन वो खोलेंगे। इसलिए नहीं कि हमने वायरस पर काबू कर लिया है, सिर्फ इसलिए कि हम अभी तक ह्यूमन बीइंग नहीं बने हैं। ह्यूमन क्रीचर्स बेचैन हो रहे हैं, वो अपनी ही भलाई के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, 15 दिन बहुत सारा समय है। अगर आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है तो 15 दिन काफ़ी ज़्यादा समय है। मैं 2 हफ्तों में क्या कर सकता हूं? बहुत कुछ। आप इसे 15 दिनों की तरह देख सकते हैं, या आप इसे 2 हफ्तों की तरह देख सकते हैं, या आप इसे एक पखवाड़े की तरह देख सकते हैं, या ये बस आधा महीना है। चंद्रमा का आधा चक्र। आधे चक्र में मैं क्या कर सकता हूं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप खुद के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद आप दुनिया में बहुत कुछ नहीं कर सकते 15 दिनों में, लेकिन आप इस व्यक्ति के साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं अगर ये एक इच्छुक प्रतिभागी है। दुनिया हमेशा अनिच्छुक रहती है। मैं ये बात किसी भी और से बेहतर जानता हूं। भले ही आप उन्हें सबसे अच्छी चीज भेंट कर रहे हों, फिर भी उनकी इच्छा किश्तों में आती है। इसमें कई साल लगते हैं। धीरे धीरे वो इच्छुक बनते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ कुछ कर रहे हैं अपने साथ, तो इसे एक इच्छुक प्रतिभागी होना चाहिए। तब भी अगर ये अनिच्छुक है और ये चरणों में आ रहा है तो बेशक आपको 15 जीवन काल चाहिए, वरना 15 दिन ढेर सारा समय है किसी के लिए भी। तो इन 15 दिनों में कई तरीके हैं। अगर आप चाहें तो हम 3 अलग अलग स्तरों की साधना बता सकते हैं। बहुत तीव्र, आप घर में अकेले हैं, आपके कोई दायित्व नहीं है, आप एक तरह से जा सकते हैं। आपके पास मध्यम स्तर के दायित्व हैं, आप दूसरी तरह से जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अलग तरीके से जा सकते हैं। इस तरह से साधना के 3 अलग अलग स्तर। अगर आप चाहें तो हम इसे कल ऑनलाइन डाल सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आप इसे करेंगे। वरना मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साधन, भीतरी आयाम के साधन, ये महत्वपूर्ण है कि हर वो मूर्ख जो अभ्यास नहीं कर रहा है या जो इसके बारे में गंभीर नहीं है, उसे ये नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो खुद को चोट पहुंचाएंगे, जो अच्छा नहीं है। इस देश में जब कोई साधन या कोई औजार दिया जाता है, अगर लोगों को एक किताब या एक पेन या यहाँ तक कि आप देखेंगे, आप उन मजदूरों को देखें जो यहाँ आते हैं, अगर वो एक कुदाल या सब्बल उठाते हैं, वे इस तरह उठाएंगे, क्योंकि एक औजार मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। केवल औजारों के कारण ही आज हम जो हैं वो हैं। इस पृथ्वी पर हमारा प्रभुत्व है, इसलिए नहीं कि हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत शानदार हैं, नहीं। हमारे पास औजारों का उपयोग करने की क्षमता है जो हमें बेहद शक्तिशाली और सक्षम बनाती है। जिसे आप तकनीक कहते हैं, वो बस औजारों का एक जटिल रूप है। तो जो लोग साधनों का उपयोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, पर कभी कभी वे इस साधन से खुद को चोट पहुंचाते हैं, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि कई लापरवाह कर्मी जो कुदाल जैसे किसी सरल चीज का उपयोग कर रहे हैं, कई बार आप नहीं जानते कि अपनी दीवार में कील कैसे ठोकनी है।
मैंने इसे लोगों के साथ बार बार देखा है। आप उनसे एक कील ठोकने के लिए कहिए, टुक टुक टुक, चौथा वार अंगूठे पर होता है। क्योंकि आपने ये नहीं सीखा है कि साधन का उपयोग कैसे करना है। आप कभी कभी इसे उठाते हैं। भीतरी आयाम के साधन, जब तक आपके पास एक स्तर की प्रतिबद्धता न हो, इसे सबको सिखाना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप 15 दिनों तक इसे करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं, तो आपको हमारे द्वारा भेजे गए संदेश के उस हिस्से पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको उसे अनदेखा कर देना चाहिए। अगर आप उसका इस्तेमाल करने के इच्छुक हैं, तो हम इसे उपलब्ध कराएंगे। कुछ बहुत ही आसान चीज़ें जो इंसानी जीवन के लिए ज़बरदस्त चीज़ें कर सकती हैं। बस छोटी छोटी चीज़ें। आप कैसे बैठते हैं, कैसे सांस लेते हैं, क्या करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें। ये अपने आप रूपांतरित हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तक विकास की बात है, तो आप पहले ही एक इंसान हैं, लेकिन आप इंसान होने से इनकार कर रहे हैं। बस आप बस इंसान होने से इनकार कर रहे हैं। पुरानी आदत। ये कुछ ऐसा है कि लाखों सालों की आदत है, प्रवृत्तियों से चलने की, प्रतिक्रिया करने की, विवशतापूर्ण होने की। अब अचानक आपको वैसा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप हैं। ये कुछ ऐसा है कि एक चिड़िया एक लंबे समय तक एक पिंजरे में रही, फिर एक दिन आप दरवाज़ा निकाल देते हैं, लेकिन चिड़िया उड़कर बाहर नहीं जाती। उसके पंख ठीक ठाक हैं, वो उड़ने में सक्षम है, पृथ्वी पर अभी भी वायुमंडल है, लेकिन वो नहीं उड़ेगी। क्योंकि आदत। खाना पिंजरे के अंदर आता है, बाहर उड़कर उसकी खोज क्यों करना? तो आदत के कारण आपको समझना होगा कि आदत यानी आप एक विवशतापूर्ण प्राणी बन रहे हैं। इसी वजह से ये महत्वपूर्ण है कि हर वो चीज़ जो आप करते हैं, आप उसे जागरूकता के साथ करें। यहाँ तक कि अगर कुछ चीज़ें आपकी दिनचर्या में रोज़ के लिए सेट हैं, फिर भी आप उन्हें भी जागरूकता के साथ करें। आप उन्हें एक आदत की तरह न करें। आदत का मतलब है कि आप बस ऑटोमेटेड यानी स्वचालित बन रहे हैं। ऑटोमेशन शायद कुछ चीज़ों में थोड़ी एफिशिएंसी ले आए, लेकिन उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हमें ऑटोमेशन के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। मशीनें आपसे बेहतर ऑटोमेशन करेंगी। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपका महत्व ये है कि आप जीवित हैं और आप जानते हैं कि कैसे होना है। उसके लिए इन 15 दिनों का उपयोग किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमारे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। मैं किसी चीज़ के साथ थोड़ा व्यस्त रहा हूँ। क्या आप वीडियो चला सकते हैं? हमने भैरव को खो दिया। सबसे सुंदर बैल जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, वो कई सालों से हमारे साथ था। तो मैंने सोचा कि उसके सम्मान में मैं एक चित्र, एक कलाकृति बनाऊंगा। तो मैं चित्र के बैकग्राउंड के रूप में गाय के गोबर का इस्तेमाल कर रहा हूं। बस सादा गाय का गोबर जिसे पानी के साथ मिलाया गया है। और मेरी योजना इस पूरी कलाकृति को सिर्फ प्राकृतिक पदार्थों से बनाने की है, जैसे चारकोल, शायद थोड़ी हल्दी और चूना पत्थर। अभी मैं यही सोच रहा हूं, लेकिन मैं वास्तव में क्या करूंगा वो चित्र अभी मेरे मन में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये भैरव के सम्मान में है। वो इतना शानदार और विनम्र जानवर था, हर कोई उससे प्यार करता था। तो
ये गाय का गोबर है। मैंने काफ़ी अरसे बाद इसे अपने हाथों में लिया है। जब मैं खेत में रहता था तो ये चीज़ बहुत आम थी, ज़मीन पर और दूसरी चीज़ों पर इसे लेपना। लेकिन काफ़ी अरसा बीत गया है क्योंकि लोग वैसे सोशल मीडिया पर रहते हुए काफ़ी सारी बुलशिट से निपटना पड़ता है, लेकिन गाय का गोबर एक अलग चीज़ है। ये लिंग भेद नहीं है, लेकिन इसे यही कहा जाता है। जैसे पवित्र मिट्टी किसी और के लिए गंदगी बन जाती है, उसी तरह गांव की संस्कृति में गाय के गोबर का कई तरीकों से उपयोग किया जाता था। घर को कीटाणु रहित बनाने में, खाद की तरह, ईंधन की तरह, इसके औषधीय गुणों के लिए, क्योंकि गांव की संस्कृति में गाय की प्रजाति का पशु ही सब कुछ था। उसका हर पहलू, सिर्फ खाने की चीजें जैसे दूध, मक्खन और घी वगैरह ही नहीं, बल्कि गाय के हर पहलू का उपयोग किया जाता था। क्योंकि एक समय था जब गाय और पशु इस संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा थे और इसकी दौलत थे। दौलत को ज़मीन के मायनों में नहीं देखा जाता था, क्योंकि ज़मीन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थी। आपके पास कितने पशु हैं, वही आपकी दौलत थी। तो इस पवित्र गोबर को हाथ में लेना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम इससे विभूति भी बनाते हैं जिसे शरीर पर लगाया जाता है। इस पवित्र गाय के गोबर को संभालना एक अच्छा बदलाव है, बजाय हर दिन सोशल मीडिया की बुलशिट को संभालते रहने के। लेकिन मुझे आशा है कि मैं भैरव के सम्मान में कोई शानदार चीज़ बना पाऊंगा। मुझे आशा है कि मैं उस सुंदर जानवर के साथ थोड़ा न्याय कर पाऊंगा। मैं जानवर शब्द का प्रयोग किसी नकारात्मक तरीके से नहीं कर रहा हूं। वो एक सुंदर बैल था, शायद ये उसके लिए ज्यादा उचित है। वो एक असाधारण प्राणी था। ये बस सादा गाय का गोबर है, जिसे पानी में भिगोने के बाद छाना गया है ताकि उसमें मौजूद सारे ठोस कण निकल जाएं। ये कैनवास थोड़ा समय ले रहा है। तो इसे बनाने में, इसे पूरा करने में कुछ दिन लगे। पहली बार मैंने इस तरह के माध्यम के साथ काम किया है। तो चूंकि ये सब थोड़ी गंभीर थीम का हो रहा था, इसलिए हमने एक थोड़ी मज़ेदार चीज़ भी बनाई। देखिए, लगता है कि मैं किसी चीज़ को मिस कर रहा हूँ।
धन्यवाद। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो